क्या स्टेटस है इसका? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच स्टार्ट किया था। नहीं, इनफैक्ट इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में हम काफी आगे निकल गए ना। हमने बजट लाइन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई डाउट है आप लोगों को, चेतना एंड स्पर्श? पूछो, बताओ, कोई डाउट है तो, अदरवाइज मैं पूछ लेता हूँ फिर। चेतना, आपको डाउट है कोई? अच्छा स्पर्श, आपको कहीं किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों नो सर। को? ठीक है। नाइशा और अनवी नहीं आया अभी। चले तब तक हम लोग रिवाइज करते हैं एक दफा, और इस बीच ये लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। गिव मी अ मिनट। हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आप कोई बताएगा? मेरा ख्याल है बजट लाइन हम डिस्कस कर रहे थे, है ना स्पर्श? यस सर। बजट लाइन में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन बेसिकली एक ग्राफ है जो हमें ये बताता है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम और कमोडिटी के प्राइजेस को देखते हुए दो कमोडिटीज को किस किस क्वांटिटी में परचेज कर सकता है ना? बजट line is basically a graphical representation which shows different combination of two commodities that a customer can purchase considering his income and prices of the commodity in the market. तो इसके इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था। इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था। इधर कोई एक कमोडिटी ले ली थी हमने, सपोज दिस इज कमोडिटी वाई एंड दिस इज कमोडिटी एक्स, और इसके बाद हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया था। इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, और इस लाइन को हमने नाम दिया था दिस इज बेसिकली अ बजट लाइन। अच्छा, बजट लाइन को हम बजट लाइन के अलावा और क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, और या फिर हम इसको इनकम लाइन भी कहते हैं, इनकम लाइन। तो इनकम लाइन का हो, प्राइस लाइन का हो या बजट लाइन का हो, इन सब का एक ही मतलब है। अच्छा, इस ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ना, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम इस पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज कॉम्बिनेशन ये है ए, ये इंडिकेट कर रहा है कि मान लो 10 यूनिट्स है कमोडिटी वाई का, परचेज कर सकता है कस्टमर, और 0 यूनिट कमोडिटी एक्स का। और ऐसे ही कॉम्बिनेशन बी, जहाँ पे 8 यूनिट इसका एंड 1 यूनिट इसका। कॉम्बिनेशन सी, 6 यूनिट वाई का एंड 2 यूनिट जो है कमोडिटी एक्स का। इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करोगे। ठीक है। तो बजट लाइन के बारे में एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि बजट लाइन ना बेसिकली कस्टमर की परचेजिंग पावर को इंडिकेट करता है। इसलिए हम कहते हैं बजट लाइन शोज दी परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। एक कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जितने भी जो भी कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें वो परचेज कर सकता है कस्टमर, ऑल दोज कॉम्बिनेशन इन विच अ कस्टमर कैन परचेज टू कमोडिटीज, उन सबको हम बेसिकली कहते हैं बजट सेट। बजट सेट कहते हैं। मतलब जैसे पहला ऑप्शन उसके पास ये है ना कि वो 10 यूनिट कमोडिटी वाई का और जीरो यूनिट कमोडिटी एक्स का परचेज कर सकता है, दिस इज बजट सेट ए। ऐसे ही दूसरा जो कॉम्बिनेशन है 8:1 का, दिस इज कॉल्ड बजट सेट बी। तो आप बजट लाइन के ऊपर अलग अलग बजट सेट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या ये कह लो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस को प्रेजेंट करते हैं दो कमोडिटीज की। सेम ही चीज है, बजट सेट एंड कॉम्बिनेशंस आर द सेम थिंग। अच्छा, अब जो कॉम्बिनेशंस है ना, उसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब
कि वो सारी कॉम्बिनेशन जिसमें एक कस्टमर परचेज कर सकता है कमोडिटीज को कंसिडरिंग द प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, वो सारे कॉम्बिनेशन जो एक कस्टमर परचेज नहीं कर सकता, ऑल दोज कॉम्बिनेशन विच अ कस्टमर कैन नॉट बाय, उसको हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, अनअटेनेबल लिखेंगे ना इसको, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो इसको अगर मैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता हूँ डायग्रामेटिकली तो इस तरीके से इंडिकेट करूंगा। सपोज दिस इज अ बजट लाइन, तो बजट लाइन के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा या इसके ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, सपोज सी कॉम्बिनेशन या इसके अंदर एक ये डी कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया, ये दोनों कॉम्बिनेशन ना, इसको हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और कोई भी कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के बाहर जाएगा उसको हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहेंगे। सपोज दिस ई कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। समझ आया आपको? अच्छा, इसके बाद भी हमने थोड़ा बहुत आगे डिस्कशन किया था इसमें कि सर बजट लाइन में चेंजेस की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। चेंजेस इन बजट लाइन, तो मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन में चेंज आ सकता है और चेंज को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन, और एक होता है रोटेशन या मूवमेंट इन बजट लाइन, रोटेशन इन बजट लाइन या फिर मूवमेंट इन बजट लाइन। अब शिफ्ट इन बजट लाइन कब होगा? शिफ्ट इन बजट लाइन तब होता है व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कस्टमर की इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन शिफ्ट होता है। या फिर एक और सिचुएशन है व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स चेंजेस, दोनों कमोडिटी का प्राइस अगर एक साथ चेंज हो जाए तो भी बजट लाइन शिफ्ट होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया था। हम बात कर रहे थे इनकम में चेंज अगर होगा कस्टमर की तो बजट लाइन में किस तरह का चेंज आएगा। सर दो पॉसिबिलिटीज है ना, इनकम में इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है और इनकम में डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी ना तो हमारा बजट लाइन ना राइट टूवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बजट लाइन विल शिफ्ट राइट टूवर्ड, which means के now consumer will be able to purchase more quantities of both the goods, है ना। जब कस्टमर की इनकम बढ़ रही है तो now consumer will be able to purchase more quantities of both the goods। और डिक्रीज अगर इनकम में होता है तो दिस विल लीड टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी बजट लाइन, क्योंकि now consumer will be able to purchase less quantity of both the commodities, hence budget line will shift leftward। ठीक है, अब ऐसे ही बात कर लेते हैं, अगर कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, दोनों ही कमोडिटी के प्राइस में, तो दोनों कमोडिटी के प्राइस में क्या चेंज आ सकता है कि दोनों ही कमोडिटी का प्राइस ना इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, दोनों कमोडिटी की कीमतें बढ़ जाएं, या फिर डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, दोनों कमोडिटी के प्राइसेस में कमी आ जाए। ये दो पॉसिबिलिटीज है। अगर दोनों कमोडिटी की कीमत बढ़ जाती है, आप मेरे को बताओ, अगर दोनों कमोडिटी की कीमतें बढ़ती हैं तो कंज्यूमर दोनों कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी अब खरीद पाएगा या पहले के मुकाबले कम खरीद पाएगा? बताइए बताइए। इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज तो कंज्यूमर जो है नाउ कंज्यूमर विल बी एबल टू परचेज मोर नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ बोथ द कमोडिटीज और लेस लेस। और अगर दोनों कमोडिटी की लेस क्वांटिटी वो परचेज करेगा तो आप मेरे को बताओ कि इससे बजट लाइन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो if there is increase in price of both the commodities this will lead to leftward shift। और अगर दोनों कमोडिटी की कीमतें घट जाती हैं तो this will lead to rightward shift, this will lead to rightward shift in the demand curve। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था ये वाला पार्ट, लेकिन ये मेरे ख्याल है आपको समझ आ रहा होगा, इजी है ये। अच्छा, एक और चीज हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, रोटेशन इन बजट लाइन। बजट लाइन में रोटेशन कब होगा? जब किसी एक ही कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा। वो क्या है? इफ
प्राइस ऑफ गुड एक्स increases, या if price of good y changes. अगर x कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा तो भी रोटेशन होगा, y कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंज आएगा तो भी रोटेशन होगा। तो मेरा ख्याल है ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ, होपफुली ये सारा क्लियर होगा आपको। अब आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, देखिए तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चेंजेस इन बजट लाइन में क्या क्या किस किस तरह के चेंजेस की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उसको और समझा देता हूँ। अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं, फिर मार्जिन रेट ऑफ एक्सचेंज में समझाऊंगा आपको। बताइए अक्षिता, चेतना, स्पर्श, कोई डाउट है बजट लाइन में चेंजेस की पॉसिबिलिटीज जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। देखिए जी, अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको हम शॉर्ट में MRE कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज MRE। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बताता है आपको? बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज आपको ये बताता है कि एक कस्टमर अगर एक कमोडिटी ज्यादा परचेज करना चाहता है, सपोज 2 कमोडिटी है गुड एक्स एंड गुड वाई, अगर कस्टमर गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहता है तो उसे गुड वाई की क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। ये तो क्लियर है, क्योंकि उसके पास उसका बजट कॉन्स्ट्रेंट है। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है कि बजट की लिमिटेशन है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है। तो कंसिडरिंग द बजट कॉन्स्ट्रेंट, एक कमोडिटी जब एक कस्टमर इंक्रीज करेगा, he will have to sacrifice certain number of units of the other commodity। तो एक कमोडिटी इंक्रीज करने के लिए उसे दूसरी कमोडिटी का जितना भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। एक इंक्रीज करने के लिए आपको जितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। अब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब एक इंक्रीज करने के लिए दूसरा आपको कितना सैक्रिफाइस करना है, ये तय कैसे होता है? ये कस्टमर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये कैसे तय होगा? सर इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या फैक्टर है? कि कस्टमर के पास इनकम कितना है और कमोडिटी का प्राइस कितना है, उसको देखते हुए आपको ये तय करना होता है कि अगर हम एक इंक्रीज करेंगे तो दूसरा कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात?
तो बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज आपको क्या बताता है? इट इज बेसिकली अ रेशो which shows quantity of one good. मान लीजिए हम बात कर रहे हैं से गुड एक्स या गुड वाई that needs to be sacrificed for increasing one extra unit of other good. Suppose अदर गुड जो हम इंक्रीज करना चाहते हैं दैट इज गुड एक्स. तो गुड एक्स का एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए, मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा परचेज करने के लिए आपको दूसरे वाले का जितना छोड़ना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज. तो देखो हमारे वाले एग्जाम्पल में जो मैंने आपको कॉपी पे समझाया था, इसमें देखिए एक सेकेंड, यहाँ देखो कस्टमर के पास पैसा कितना है, कस्टमर के पास है इनकम टोटल 100 रुपीज, और जो एक्स कमोडिटी है उसकी कीमत है 20 और वाई कमोडिटी की कीमत है 10 रुपए. तो सिचुएशन नंबर 1 ये है कि कस्टमर ना सारे पैसे अभी गुड वाई पे खर्च कर रहा है और गुड एक्स की एक भी क्वांटिटी वो परचेज नहीं कर रहा है. ठीक है. अब क्या होता है कि कस्टमर ना कमोडिटी एक्स का एक यूनिट इंक्रीज करना चाहता है, तो जाहिर है एक्स का एक यूनिट इंक्रीज करेगा तो उसके 20 रुपए इस पे खर्च हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये 20 रुपए का है. तो उसके पास अब 80 रुपीज बचेगा. अब 80 रुपीज अगर बचेगा तो वो कमोडिटी वाई का सिर्फ 8 यूनिट ही परचेज कर सकता है, कंसिडरिंग के कमोडिटी वाई का प्राइस 10 रुपए. तो अल्टीमेटली एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए उसको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा है? 2 यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ा कमोडिटी वाई का. तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज. एक के बदले आपको 2 देना पड़ रहा है. दिस इज द रेट ऑफ एक्सचेंज. अच्छा नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है? नेक्स्ट टाइम भी सर कमोडिटी एक्स तो फिर अगली दफा भी 20 रुपए का है ना, और कमोडिटी वाई 10 रुपए का ही है. तो आप कमोडिटी एक्स की एक और क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हो, फिर से 20 रुपए वहां पे खर्च होंगे. करेक्ट. तो फिर से इस बार आपको 2 और यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कमोडिटी वाई का. अल्टीमेटली इस बार भी रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1. इसका मतलब एक इंक्रीज करने के लिए आपको हर बार जितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज. और क्योंकि प्राइस और इनकम दोनों ही कांस्टेंट है थ्रू आउट, हमने इनकम में भी चेंज नहीं किया, हम प्राइस में भी चेंज नहीं कर रहे, तो इसलिए इसकी वजह से हो क्या रहा है कि प्राइस क्योंकि कांस्टेंट है और कंज्यूमर की इनकम भी कांस्टेंट है, इसलिए हमें सेम क्वांटिटी ही सैक्रिफाइस करनी है हर बार. वी आर सैक्रिफाइसिंग द सेम अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ द कमोडिटी वाई फॉर इंक्रीजिंग द 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स. इस पर शायद आपका माइक ऑन है, एक सेकंड में म्यूट कर देता हूँ. कोई सवाल पूछना होगा तो आप अनम्यूट कर लेना. समझ आ गया? तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये रेशो है जो आपको ये बताता है कि एक इंक्रीज करने के लिए आपको दूसरा कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अब इसकी खास बात क्या है कि ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है. अगर 2:1 है तो ये थ्रू आउट द डिस्कशन 2:1 ही रहेगा, 2:1 ही रहेगा. ठीक है. अच्छा एक और चीज क्या है कि अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज को प्राइस रेशियो से कंपेयर करेंगे ना, तो हमेशा प्राइस रेशियो भी क्या होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है और सेम ही रहता है. 2:1, 2:1, 2:1 एंड 2:1. मतलब जैसे प्राइस कमोडिटी एक्स का क्या था? कमोडिटी एक्स का प्राइस था 20 रुपए और कमोडिटी वाई का क्या था? 10 रुपए. तो आप कमोडिटी एक्स जो है वो गेन कर रहे हैं कमोडिटी वाई सैक्रिफाइस करके, तो अल्टीमेटली 20/10 इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2:1, है ना. एक कमोडिटी जो है वो 10 रुपए की है जो छोड़ रहे हैं आप, और जो गेन कर रहे हैं वो जो है 20 का है, तो 20/10 करेंगे तो अल्टीमेटली 2:1 ही हो जाएगा. तो पॉइंट इज दैट कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज ना हमेशा क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट ही रहता है. और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा किसके इक्वल होता है? प्राइस रेशियो के इक्वल होता है. ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे इस्तेमाल होगा, तो प्लीज कीप इट इन माइंड. अच्छा जी, तो ये सब हो गया हमारा. एक दफा हम ये सब कुछ नोट्स में से रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे. देखिए मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया है यहाँ पे.
marginal rate of exchange shows the quantity of one commodity, say commodity Y, required to be sacrificed in order to purchase an additional unit of the other commodity, say commodity X, subject to income of the consumer and price of the commodity. कि commodity की जो कीमत है उसको ध्यान में रखते हुए और commodity जो consumer है उसकी income को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमर अगर एक कमोडिटी इंक्रीज करना चाहता है तो उसके बदले दूसरा कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज. और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस और कस्टमर की इनकम हमेशा कांस्टेंट रहती है. अच्छा, जिस तरीके से आपको याद होगा हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते थे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कहते थे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. याद है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कहते थे. Marginal rate of substitution is called slope of indifference curve. Similarly, marginal rate of exchange is known as slope of budget line. समझ आया? एक सेकंड रुक जाओ. देखो, मैंने आपको क्या बताया? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम स्लोप ऑफ बजट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. अच्छा, एक बात बताओ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे कैलकुलेट होता था? याद है किसी को? सर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या करते थे ना, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट गेन. जितना भी आपने सैक्रिफाइस किया और डिवाइडेड बाय जितना आपने गेन किया उससे मतलब डिवाइड कर देते हैं तो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मिल जाता है. मान लो आपने सैक्रिफाइस किया है गुड वाई, तो डेल्टा गुड वाई में जितना यूनिट आपने सैक्रिफाइस किया उसको ऊपर लिखेंगे और गुड एक्स का जितना आपने गेन किया है उसको नीचे लिखेंगे. गुड एक्स चेंज इन गुड एक्स ऊपर, चेंज इन गुड वाई. इस तरीके से आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं. समझ रहे हैं बात? तो अल्टीमेटली अगर मैं कहता हूं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. डेल्टा गुड वाई अपॉन डेल्टा गुड एक्स. चेंज इन मतलब जो भी यूनिट आपने सैक्रिफाइस, जो भी कमोडिटी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो वो ऊपर, जो गेन कर रहे हैं आप नीचे. इस तरीके से आप स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, इसी तरीके से कंसिडरिंग द सेम कॉन्सेप्ट, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज को मैं क्या कह रहा हूं? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज MRE इज इक्वल टू, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. दिस इज स्लोप ऑफ बजट लाइन. अच्छा, अब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर, सेम ही है. जो भी आपने सैक्रिफाइस किया डिवाइडेड बाय जो भी आपने गेन किया उससे डिवाइड कर दो. तो अल्टीमेटली जैसे आपने अगर गुड वाई सैक्रिफाइस किया, डेल्टा गुड वाई लिखेंगे आप, और अगर गेन कर रहे हैं आप गुड एक्स तो नीचे गुड एक्स लिख देंगे. इसका मतलब अगर मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल है तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. समझ आया? अच्छा, एक और चीज, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है? हमेशा प्राइस रेशियो इक्वल होता है. बताया था ना थोड़ी देर पहले. मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो. और प्राइस रेशियो कैसे निकलता है? सर, ऐसे ही गुड वाई की जो भी कीमत है उसको गुड एक्स की कीमत से डिवाइड कर दो आप. तो गुड, इसे लिखते हैं हम पी, आप जैसे एक्स आप गेन कर रहे हो ना, गुड एक्स की जो कीमत है उसको गुड वाई से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी एक्स अपॉन पी वाई. तो अल्टीमेटली मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज स्लोप ऑफ बजट लाइन के इक्वल है और स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस रेशियो के इक्वल है. इसका मतलब MRS इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई. मतलब इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस MRE इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई. लिखा जा सकता है. बात समझ आ रही है सबको? ये आगे यूज होगा इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ. आप बताइए, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो इस पे हम दोबारा से बात कर लेंगे. मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज स्लोप ऑफ बजट लाइन कहलाता है. स्लोप ऑफ बजट लाइन या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज प्राइस रेशियो के इक्वल होता है. तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ कि मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई. बताओ यस और नो, ये क्लियर है या नहीं है? बताइए. अनवी, चेतना, स्पर्श. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया. सबको समझ आया था आप लोगों को? बहुत बढ़िया. ओके, देखिए जरा.
देखिए यहाँ लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज स्लोप ऑफ बजट लाइन, और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्योंकि स्लोप ऑफ बजट लाइन है इसलिए तो हम ये ये थोड़ा भी सा लिख, ब्लर आ रहे हैं। ये ब्लर आ रहा है, ये स्क्रीन ब्लर आ रही है आपको? अच्छा यस एक सर। सेकंड रुक दो। अभी क्लियर है? मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। अभी कुछ इम्प्रूवमेंट है? यस सर, अब ठीक है। हाँ जी देखिए, तो मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे कि सर अब फाइनली देखो हमें ना, मैंने आपको बताया था हमें टोटल इंडिफरेंस कर्व में भी 5 कॉन्सेप्ट करने थे, अगर आप लोगों को याद आ रहा है। मैंने आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए थे हमें? सबसे पहले इसमें करना था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2 मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये भी कर लिया। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, ये भी कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था बजट लाइन करना है, बजट लाइन भी कर लिया। और फिर बताया था मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। ये 5 टॉपिक्स हमें करने थे indifference curve approach में in order to understand the concept of consumers equilibrium through ordinal utility approach। तो वो 500 कॉन्सेप्ट अब कंप्लीट हो गए। अब फाइनली हम समझना शुरू करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अकॉर्डिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेकेंड, देखिए जरा, आप में से कोई मेरे को बताएगा यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कितने केसेस थे? यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने के लिए कितने केसेस थे? बताइए, किसी को याद है? चेतना, स्पर्श, एनीवन? क्या बात है, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो? यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 केसेस हैं, सिंगल कमोडिटी केस है और डबल कमोडिटी केस है। याद आ रहा है? याद आ रहा है चेतना, यस सर। स्पर्श? यस सर। चेतना बताएं मेरे को कि बताइए यूटिलिटी अप्रोच में सिंगल कमोडिटी केस के लिए, सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, क्या कंडीशन है उसकी? चेतना? हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। बहुत बढ़िया, ये तो एक कंडीशन है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होना चाहिए। और क्या कंडीशन है? एक और कंडीशन है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना? सिमिलरली देखो, अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे होगा, ये समझने के लिए यहाँ पे कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करी गई, सिंगल या डबल कमोडिटी केस जैसी कैटेगरीज नहीं बनाई गई। जेआर हिक्स एंड एलन ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाया और उसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन बताई। ये कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर रहे कि सिंगल कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा या डबल कमोडिटी केस में तब अचीव होगा। ये सीधा सीधा कह रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक कस्टमर को अचीव हो जाएगा अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो। अब वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं? कंडीशन नंबर 1 ये कहते हैं कि जिस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होगा, बजट लाइन के टेंजेंट हो जाएगा, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा, आप याद रखो इसको। मैं क्या कह रहा हूँ कि इंडिफरेंस कर्व जब बजट लाइन के टेंजेंट होता है ना, जिस पॉइंट पे टेंजेंसी अचीव होगी वो पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होगा। या ऑल्टरनेटिवली हम इसी बात को एक और तरीके से कह सकते हैं कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लोप ऑफ, एक मिनट सॉरी, जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा,
उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। जो ऊपर पॉइंट लिखा है ना मैंने, इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होगा, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू बजट लाइन का स्लोप। दोनों एक ही चीज है। अच्छा, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कंडीशन एक ही है, अभी हम पहली कंडीशन पे बात कर रहे हैं, उसी को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मैंने क्या बताया था, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की जगह पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं हम। और बजट लाइन का स्लोप क्या कहलाता है, MRE, है ना। बजट लाइन के स्लोप को क्या कहते हैं, MRE कहते हैं। और MRE किसके इक्वल होता है, याद करो, MRE किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज किसके इक्वल होता है हमेशा, बताइए, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन तो होता ही, ऑब्वियसली होता है लेकिन इसके अलावा प्राइस रेशियो के इक्वल होता है। करेक्ट। और प्राइस रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, PX अपॉन PY लिख सकते हैं ना, MRS इक्वल्स टू PX अपॉन PY। तो अल्टीमेटली दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। या तो आप ये कह लो कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट जब हो जाएगा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम का है। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे कह लें कि जब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। या आप ऐसे कह लें कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सबका एक ही मतलब है। अच्छा, ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए, मतलब जिस भी पॉइंट पे MRS और प्राइस रेशियो इक्वल है ना, उसके बाद सभी यूनिट्स पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। अभी आप ज्यादा लोड मत लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी सिर्फ आप कंडीशंस याद रखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाऊंगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से अचीव करने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी। पहली कंडीशन क्या है कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए, नंबर 1। या फिर ये कह लो कि प्राइस रेशियो PX अपॉन PY के इक्वल होना चाहिए, प्राइस रेशियो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए। याद रहेगा, ये दो कंडीशन याद रहेंगी। आगे चल रहे हैं, इसको मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। देखिए, सपोज दिस इज अ बजट लाइन, ये बजट लाइन बनाया मैंने और बजट लाइन का नाम हमने दिया है बजट लाइन AB। AB इज द बजट लाइन, ठीक है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि बजट लाइन शो क्या करता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बजट लाइन क्या शो करता है, बजट लाइन का क्या काम है, बताइए, बजट लाइन का क्या बजट लाइन रोल है। ये शो करता है कि हम गुड एक्स और गुड वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी खरीद सकते हैं। करेक्ट। मतलब बजट लाइन ना बेसिकली कस्टमर की परचेजिंग पावर को इंडिकेट करता है, करेक्ट। अच्छा, अब मैं ना इसके ऊपर एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करता हूँ। इनफैक्ट 3 इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करूंगा मैं। एक तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, दिस इज IC1। एक और इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूं मैं इस तरीके से, दिस इज IC2, इंडिफरेंस कर्व 2। और ये है लास्ट इंडिफरेंस कर्व 3। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बाकी जो पीछे आपने किया है उसके मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा ये। तो 3 इंडिफरेंस कर्व्स मैंने बनाए हैं और 3 इंडिफरेंस कर्व जो है, पहले तो ये बता दो कि इंडिफरेंस कर्व का क्या काम है, इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है। जैसे बजट लाइन परचेजिंग पावर शो करता है, ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, बताइए, कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन। यही तो बताता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को तो इंडिकेट करता है ना। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इंडिकेट करता है जिसपे कस्टमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यही काम है इसका। तो इंडिफरेंस कर्व का बेसिकली रूल यह है कि वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अच्छा आप ये बताओ कि
अलग अलग इंडिफरेंस कर्व सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं क्या? बताइए, क्या अलग अलग इंडिफरेंस कर्व कस्टमर को सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा या अलग अलग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा? अलग अलग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा, करेक्ट। और कौन सा वाला कितनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा? हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देगा या लोअर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देगा? बताइए। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन देगा, करेक्ट। अब देखो, मैंने बेसिकली अभी तक कुछ भी नहीं किया है सिवाय इसके कि मैंने बजट लाइन एक बनाया है और 3 इंडिफरेंस कर्व बनाया है आपको समझाने के लिए। अब इंडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं कॉम्बिनेशन सी, इसको नाम देते हैं कॉम्बिनेशन डी, इस पॉइंट को नाम देते हैं कॉम्बिनेशन ई, एंड इंडिफरेंस कर्व 3 पे भी कोई कॉम्बिनेशन ले लो आप, मान लो कॉम्बिनेशन एफ की बात करते हैं, दिस इज कॉम्बिनेशन एफ, ठीक है। अब देखो जरा, हर इंडिफरेंस कर्व ना सेटिस्फैक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट, और बजट लाइन परचेजिंग पावर को इंडिकेट करेगा। आप मेरे को बताइए, बजट का इस्तेमाल करके कस्टमर अपनी इनकम का इस्तेमाल करके आप मेरे को ये बताओ कि कौन से इंडिफरेंस कर्व को वो अचीव कर पाएगा? भाई इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट जो है ना वो इसके दायरे में है क्योंकि ये बजट लाइन के अंदर फॉल कर रहा है। इंडिफरेंस कर्व 1 जो है वो बजट लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अपने बजट का इस्तेमाल करके कस्टमर सी कॉम्बिनेशन में भी गुड परचेज कर सकता है, डी कॉम्बिनेशन में भी गुड परचेज कर सकता है। अच्छा, IC2 पे जो कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ई, बताइए कस्टमर इस कॉम्बिनेशन में परचेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ई कॉम्बिनेशन को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बताइए। तो कर पाएगा। कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली बजट लाइन के ऊपर है, सी कॉम्बिनेशन भी बजट के ऊपर है, डी कॉम्बिनेशन भी बजट के ऊपर है, इसका मतलब बजट का इस्तेमाल करके वो सी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन और डी कॉम्बिनेशन तीनों अचीव कर सकता है। और एफ कॉम्बिनेशन वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बताओ जरा। नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन है ना, एफ कॉम्बिनेशन जो है वो बजट लाइन के बाहर है। समझ रहे हैं? इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व 3 में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा अगर वो मतलब इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करेगा ना दो कमोडिटीज का, उसको इस पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, उसका बजट कॉन्स्ट्रेंट है। अच्छा, तो अपनी इनकम का इस्तेमाल करके, बजट का इस्तेमाल करके वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन अचीव कर सकता है? सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन। हमें ये पता लगाना है कि इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, कौन सा कॉम्बिनेशन इसको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। क्या सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन या ई कॉम्बिनेशन? ये तीनों कॉम्बिनेशन वो परचेज कर सकता है, लेकिन हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन किसमें मिलेगा आपको ये बताना है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो सी कॉम्बिनेशन जो है ना, सी कॉम्बिनेशन में कमोडिटी वाई और एक्स की क्वांटिटी होगी, जाहिर है, तो एक्स और वाई, मान लो सी कॉम्बिनेशन में इतनी इतनी कमोडिटीज है, मान लीजिए ये 10 है और ये 1 है, तो ये 10 और 1, दिस इज द बंडल ऑफ गुड। कॉम्बिनेशन सी में इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है इसके पास, 1:10 का रेशियो अवेलेबल है। अच्छा, कॉम्बिनेशन डी जो है वहां पे गुड वाई तो कम मिलेगा इसको, लेकिन गुड एक्स की बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाएगी। गुड एक्स का मान लेते हैं इसको 12 यूनिट मिलेगा, सॉरी 12 यूनिट मिलेगा, और इसका सिर्फ 4 यूनिट मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, कॉम्बिनेशन ई जो है, कॉम्बिनेशन ई में क्या है सर? ई में जो है ना, मान लेते हैं इसका मिलेगा 8 यूनिट फॉर एग्जाम्पल, और इसका मिलेगा, उसको मान लेते हैं इसका मिल जाएगा 5 यूनिट फॉर एग्जाम्पल। तो 5 एंड 8 ये कॉम्बिनेशन है। और एफ जो है ना, एफ में भी हम मान लेते हैं ये आ रहा है, तो एफ है 11 यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई एंड 10 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। ये दीज आर दी वेरियस कॉम्बिनेशंस, 1:10, 12:4, 5:8 एंड 10:11, दीज आर दी वेरियस कॉम्बिनेशन। तो आप देखो इन 4 कॉम्बिनेशंस में कौन सा वाला कॉम्बिनेशन कस्टमर की बजट से बाहर है, कस्टमर की कैपेसिटी के बाहर है? कॉम्बिनेशन एफ। तो ये तो वो कभी भी परचेज नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉम्बिनेशन उसके बजट के बाहर चला गया।
अब उसके बजट के दायरे में कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं? कॉम्बिनेशन सी भी उसके बजट के दायरे में है, कॉम्बिनेशन डी भी उसके बजट के दायरे में है, और कॉम्बिनेशन ई भी उसके बजट के हिसाब से परचेज किया जा सकता है। हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा वाला कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन होगा। आप मेरे को बता सकते हो सी, डी और ई कॉम्बिनेशन, विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन? सी, डी और ई, विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन? ई। ई कॉम्बिनेशन विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि बताएंगे क्यों? क्योंकि ई कॉम्बिनेशन जो है वो सर क्योंकि हाइयर इसको इंडिफरेंस कर्व पे फॉल कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व 2 पे फॉल कर रहा है, और इंडिफरेंस कर्व 1 पे जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी ना, उसके मुकाबले ज्यादा ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी यहाँ पे। अब देखो कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी कौन से वाले इंडिफरेंस कर्व पे हैं? फर्स्ट वाले इंडिफरेंस कर्व पे हैं। हालांकि ये दोनों कॉम्बिनेशन बजट का इस्तेमाल करके परचेज किए जा सकते हैं। कस्टमर कैन परचेज बेसिकली बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, बट कॉम्बिनेशन ई में अगर वो परचेज करेगा ना, तो कॉम्बिनेशन ई क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पे फॉल करता है, तो जाहिर है उसको हायर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिलेगा। समझे बात? तो अल्टीमेटली कस्टमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ पे हो रहा है? ई पे हो रहा है। समझ आया? तो कस्टमर जो है ई कॉम्बिनेशन चूज करेगा। अब देखो जरा, ये जो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ई पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। रीजन क्या है? रीजन यार, रीजन बहुत सिंपल है कि सर यहाँ पे ना कस्टमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन सी एंड डी, इसलिए हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह रहे हैं इसको। अच्छा, कंडीशन के हिसाब से चेक कर लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? कंडीशन है नंबर 1 के इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ई पॉइंट पे इक्वल भी है। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है। क्या ई पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है या नहीं है? बताइए। इफ इंडिफरेंस कर्व 2 इज टेंजेंट टू द बजट लाइन ए बी और नॉट, आंसर इज यस। तो इस हिसाब से भी हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए। अब सर ये कैसे पता लगेगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होना चाहिए? ये तो हमें समझ आ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है, वो तो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन इंडिफरेंस कर्व जो है वो भी रिड्यूस होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन कैसे इंश्योर करोगे आप? सेकंड कंडीशन इंश्योर करने के लिए आप इंडिफरेंस कर्व का शेप देख लो। इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा है? कॉन्वेक्स है। ई पॉइंट से पहले भी कॉन्वेक्स है और ई पॉइंट के बाद भी कॉन्वेक्स ही है इसका शेप। और आपको पता है इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स कब होता है? इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स तभी होता है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता है। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज नहीं होगा तो इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट भी हो गया और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज भी हो रहा है। ये कैसे पता लग रहा है? इंडिफरेंस कर्व का शेप देख के पता लग रहा है। एक बारी फिर से मैं आपको डायग्राम बना के वापस इसको समझाता हूँ और क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद आपके डाउट्स लेते हैं। अभी सिर्फ एक ही डायग्राम बना के समझाऊंगा मैं इस पर। देखिए, सपोज दिस इज बजट लाइन ए बी और यहाँ पे कोई कमोडिटी है, कमोडिटी गुड वाई एंड गुड एक्स, और ये है हमारा बजट लाइन। दिस इज दी बजट लाइन, और बजट लाइन यहाँ टेंजेंट होके कॉन्वेक्स हो रहा है। दिस इज इंडिफरेंस कर्व। तो हम क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारी कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जहां पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगा टू दी बजट लाइन। जिस पॉइंट पे बजट लाइन के टेंजेंट हो जाएगा इंडिफरेंस कर्व, वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंसी अराइज हो रही है, इस पॉइंट को नाम दे दो, कोई भी नाम, जैसे ई नाम दे देते हैं इसको। तो पॉइंट ई पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, बिकॉज एट पॉइंट ई इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू दी बजट लाइन। समझ आया?
अच्छा, आप टेंजेंट नहीं कहना चाहते तो आप ऑल्टरनेटिवली ये भी कह सकते हो, क्योंकि जिस पॉइंट पर टेंजेंसी होती है ना, बजट लाइन का टेंजेंट होना, इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंट होना बजट लाइन के, इसको हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ई पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप देखो, बजट लाइन का स्लोप देखो, बोथ आर इक्वल। अच्छा, इसके अलावा आप ये नहीं कहना चाहते, आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को सर हम MRS कहते हैं और बजट लाइन का स्लोप MRE कहलाता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज दोनों इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे हम मानेंगे ई पॉइंट पे दोनों इक्वल है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी इक्वल है, तो मतलब MRE और MRS दोनों इक्वल है। अच्छा, आप ना MRE की जगह पे प्राइस रेशियो भी लिख सकते हो PX/PY, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, ई पॉइंट पे MRS और प्राइस रेशियो दोनों इक्वल हो रहा है। ई पॉइंट पे यहाँ पे MRS इज इक्वल्स टू PX/PY। समझ आया? मान लो यहाँ पे MRS की वैल्यू 2 है, तो प्राइस रेशियो कितना होगा, प्राइस रेशियो भी 2 ही आएगा, मान लो 2/1 है। तो अल्टीमेटली MRS इक्वल्स टू 2 और प्राइस रेशियो 2/1, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 2। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर MRS 2 है तो प्राइस रेशियो भी 2 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा। समझ आया? तो ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे कि MRS जो है प्राइस रेशियो के इक्वल हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी कंडीशन आप चेक करोगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना कॉन्टिन्यूसली क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो वो कैसे इंश्योर करेंगे? वो इंश्योर करेंगे हम शेप देख के। किसका शेप देखना है? इंडिफरेंस कर्व का शेप देखो आप। इंडिफरेंस कर्व का शेप अगर कॉन्वेक्स है ना, तो ये साबित करता है कि MRS डिक्रीज हो रहा होगा। MRS ना देखो, जब MRS डिक्रीज होता है तो इसका शेप कॉन्वेक्स होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे MRS की वैल्यू 2 है और प्राइस रेशियो इज 2/1, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन जब आप इंडिफरेंस कर्व पे ऊपर की तरफ जाएंगे ना, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे MRS की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना, वहां पे MRS की वैल्यू कम होती चली जाएगी, यहाँ MRS की वैल्यू और कम होगी, यहाँ पे MRS की वैल्यू और कम हो जाएगी, यहाँ MRS की वैल्यू और कम हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व के नीचे आते हैं ना, डाउनवर्ड मूव करते हैं, MRS की वैल्यू घटती है। और इसी वजह से तो इंडिफरेंस कर्व स्लोप जो है उसका कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 थी तो यहाँ पे 5 हो गई होगी, यहाँ पे 5.5 हो गई होगी, यहाँ पे यहाँ पे 4 हो गई होगी, फिर 3 हो गई होगी और इवेंचुअली 2 हो गई। अच्छा, ई पॉइंट से आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको 1.5 नजर आएगा, यहाँ 1 नजर आएगा। ऐसे हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली ऐसा है ये नहीं कह रहा मैं। पॉइंट ये है कि MRS ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता चला जाता है। तो MRS किसका कैरेक्टरिस्टिक है? MRS है बेसिकली इंडिफरेंस कर्व का। और PX/PY किसका होता है? PX/PY है बजट लाइन का। तो बजट लाइन पे आप MRE या प्राइस रेशियो आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, हर जगह क्या आएगा? 2:1 ही आएगा, क्योंकि MRE हमेशा कांस्टेंट रहता है। MRE हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आके दोनों इक्वल हो गए, MRE और प्राइस रेशियो, सॉरी MRE या प्राइस रेशियो MRS के इक्वल हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया पॉइंट ई पे। बताइए, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? थोड़ा सा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है ये कंपैरेटिवली, जितने टॉपिक अभी तक आपने किए हैं उसके मुकाबले। तो बताइए, कुछ समझ ना आया हो तो स्पर्श चेतना दोबारा समझना है तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, स्पर्श चेतना। और कौन है हमारे साथ? अनवी, अक्षिता, बताइए आप लोगों को क्लियर है सर एक बार टॉपिक? दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बता दो, ठीक है। देखिए, देखो बच्चे, आपको कंडीशन का ध्यान रखना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। देखिए, तो मान लेते हैं ये इंडिफरेंस कर्व हमने ड्रॉ किया है, ये बजट लाइन हो गया हमारा, बजट लाइन का एक नाम है AB।
अब आप इस पे इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर लो एक, दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व जिस पॉइंट पे बजट लाइन की एग्जैक्टली टेंजेंट है ना, मान लेते हैं एक्स पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इस एक्स पॉइंट पे क्या अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। सर एक्स पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम क्यों अचीव हुआ है, क्योंकि एक्स पॉइंट पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस रेशियो की वैल्यू इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, देखो जरा, हम एमआरएस को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं इंडिफरेंस कर्व का, और प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो कंडीशन बेसिकली यही है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट लाइन की इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे दोनों का स्लोप देखिए, एक्स पॉइंट पे दोनों का स्लोप इक्वल है, इसलिए इक्विलिब्रियम है। तो आप स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ऐसे लिख सकते हो, एमआरएस लिख सकते हो, स्लोप ऑफ बजट लाइन को आप प्राइस रेशियो लिख सकते हो, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो जिस पॉइंट पे इक्वल होता है ना, इससे साबित होता है कि एमआरएस इक्वल्स टू प्राइस रेशियो है। अब एमआरएस जो है ना, एमआरएस की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे, मान लो ये है 6, एमआरएस की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और प्राइस रेशियो की वैल्यू ना यहाँ पे मान लेते हैं 2 है। दिस इज पी एक्स अपॉन पी वाई, यहाँ पे प्राइस रेशियो 2 है। अब मेरे को बताओ यहाँ पे प्राइस रेशियो कितना होगा, बताइए। इसके नीचे प्राइस रेशियो कितना होगा, सर यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे प्राइस रेशियो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। प्राइस रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना, प्राइस रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। क्या चीज कम होती है, एमआरएस कम होता है। तो जब आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे ना इंडिफरेंस कर्व पे, तो इसकी वैल्यू कम हो गई, एमआरएस अब 4 हो गया। इसके बाद एमआरएस की वैल्यू 3 हो गई। ये अपनी तरफ से फिगर्स दे रहा हूं मैं। अच्छा एक्स पे आते आते मान लो इसकी वैल्यू 2 हो गई, और इसके नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा, मान लो ये हो गया 1.5, फिर हो गया 1, फिर हो गया 0.5। तो एमआरएस की वैल्यू जैसे जैसे आप नीचे आते हो ये घटता है, और प्राइस रेशियो कांस्टेंट रहता है। पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, इक्विलिब्रियम तो तभी अचीव होगा ना जब प्राइस रेशियो और एमआरएस की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए। तो एक्स पॉइंट पे एमआरएस की वैल्यू कितनी है, 2 है, और प्राइस रेशियो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ आया, ये पहली कंडीशन है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है एक्स पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमें ये और चेक करनी है कि एमआरएस की वैल्यू ना डिक्रीज होनी चाहिए कॉन्टिन्यूसली, आगे भी पीछे भी। तो भाई पीछे देखो, पीछे क्या है, 643 रिड्यूस हो रहा है एमआरएस, और आगे भी रिड्यूस हो रहा है 1.5, 1 और 0.5। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो अल्टीमेटली एक्स पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। समझ आया, बताइए अभी क्लियर है, इज इट क्लियर नाउ? चेतना, यस अनवी, सर। अक्षिता, इस पे ना हम अगली क्लास में थोड़ा बहुत और डिस्कशन कर लेंगे। आप देख लेना, आप एक बार इसको सेल्फ स्टडी करके देखना। अगर क्लियर नहीं होता है तो इस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा और करेंगे, उसके बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा डिस्कशन बाकी है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको और क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो। ठीक है, मीनवाइल आप जो है घर पे एक दफा खुद से भी पढ़ के देखें। जितने कॉन्सेप्ट हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अभी तक किया उसके मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें दो कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें पढ़ने हैं कि अगर एमआरएस और प्राइस रेशियो इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होगा, या तो पी एक्स अपॉन पी वाई के मुकाबले प्राइस रेशियो ज्यादा हो जाएगा, या एमआरएस जो है, एमआरएस ज्यादा हो जाएगा पी एक्स बाई पी वाई के, या एमआरएस कम हो जाएगा पी एक्स बाई पी वाई। ये दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसमें, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर भी हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा एक बार सेल्फ स्टडी करके, अगर क्लियर हो जाता है ठीक है, अदरवाइज आपके डाउट को हम रिजॉल्व करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।